नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाअष्टमी के मौके पर दिल्ली के चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पूजा पंडाल में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद बिहार में जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। सूची में लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल। 65 लाख नाम हटाए गए। 21.53 लाख नए योग्य मतदाताओं के नाम शामिल। करूर भगदड़ मामले में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने घटनास्थल के साथ साथ अस्पताल का किया दौरा। पीड़ित से की मुलाकात। घटना के 2 आरोपियों को 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला। हाई सिक्योरिटी जोन में हुए धमाके में 10 की मौत, 30 से अधिक घायल। मरने वालों में फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान भी शामिल। और महिला वनडे विश्व कप के पहले मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से जारी। बारिश के कारण 48 ओवरों का हुआ मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी लड़खड़ाई। और अब विस्तार से समाचार। देश भर में आज महाअष्टमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में दिल्ली के सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। इसे लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। असम में दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है। असम के दिलों की धड़कन जुबिन गर्ग के असामयिक निधन के कारण उत्सव थोड़ा फीका रहा, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान जारी हैं। वहीं असम के डिब्रूगढ़ में मित्रा क्लब दुर्गा पूजा समिति ने इस बार रॉयल पैलेस थीम रखी है। इस संबंध में हमारी संवाददाता सुवीना रॉय ने पूजा समिति के आयोजकों से क्या बातचीत की, आइए देखते हैं। आज है शारदीय नवरात्रि और हम हैं आज मित्र संघ, जो कि डिब्रूगढ़ में एक प्रसिद्ध पंडाल के तौर पे भी जाना जाता है। आइए जानते हैं उनके ऑर्गेनाइजर्स से कि इस बार का जो स्पेशल थीम है क्या है मित्र संघ का। हमारे यहाँ जो सदस्यगण हैं उन लोगों ने आज हम लोगों ने सब ने मिल के ये राजमहल को दर्शाया है और माई का जो भव्य मूर्ति हम लोगों ने बनवाया है वो ये दर्शाता है कि राजमहल में जैसे रानी महारानी जी रहते हैं वैसे माई का स्थान है। ये यहाँ के वासियों को बताया गया है। जो मूर्ति है, जो माँ का जो ये भव्य मूर्ति बनाया है, वो किस चीज़ का प्रतीक है? हमारे सेक्रेटरी साहब संदीप जी तुलसियान जी और प्रेसिडेंट उत्तम साहू ये यहाँ है और इन्होंने बहुत पहले से ही सोच के रखा था कि माई का मूर्ति को कुछ अलग सजाया जाए, कुछ अलग दिखाया जाए। तो उन्होंने मोर पंख को, मोर भी हम लोग का पूजा का एक चिन्ह है, तो उनको दर्शाते हुए मोर पंख को से सजाया गया है। हम यहाँ पे जुबिन दा जो हमारे लेजेंडरी एक सिंगर है, कुछ ही दिन पहले इनका देहांत हुआ, उनका भी फोटो लगा हुआ है। आई थिंक लगभग सारे पंडाल्स में जुबिन गार्ग का फोटो लगा हुआ है। तो आपकी कमेटी की तरफ से उनको क्या आप श्रद्धांजलि के रूप में कहना चाहेंगे? मतलब जुबिन दा असम वासी थे, लेकिन वो असम के रत्न थे। वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। हमारे सारे टीम सदस्यगण सबका मन दुखी है और मैं उनको हमारे मित्र संघ पूजा कमेटी की तरफ से, मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूँ। माँ की अर्चना पूजा हम लोगों ने नियम से ही किया है, जो हर साल करते आ रहे हैं। और जुबिंदा का भी बहुत प्रार्थना गीत है जो हम लोग बजा रहे हैं और उनकी याद में मैं यही चाहता हूँ असमवासी सब उन माँ से प्रार्थना करें कि उनको सद्गति प्राप्त हो और उनकी आत्मा को शांति मिले। और हमें बहुत दुख है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। असम के हर एक पंडाल में जुबिन गार्ग को श्रद्धांजलि के रूप में उनका फोटो लगाया गया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। और इस बार का जो म्यूज़िक या संगीत का कार्यक्रम है वो भी थोड़ा लो रखा जाएगा और ज़्यादातर पंडाल्स में उनके ही गाने श्रद्धांजलि के रूप में बजाए जा रहे हैं। डीडी के डिब्रूगढ़ टीम के साथ सुबीना रॉय, डीडी न्यूज़।
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें लगभग 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने लिंक जारी करते हुए बताया है कि मतदाता दिए गए लिंक के जरिए मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 24 जून 2025 को बिहार में मतदाताओं की कुल संख्या 7.89 करोड़ थी। इस दौरान 65 लाख नाम हटाए गए थे। 1 अगस्त 2025 की ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ रही, जिसके बाद 3.66 लाख अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए और 21.53 लाख नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े गए। चुनाव आयोग ने लिंक जारी करते हुए बताया है कि मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकते हैं। इधर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सार्वजनिक करने के साथ साथ हर जिले के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भौतिक प्रति भी उपलब्ध करवा दी है। सभी राजनीतिक दलों को भी मतदाता सूची प्रारूप की अंतिम सूची उपलब्ध करवा दी गई। निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य की शुरुआत जून माह में की थी। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता पवन सिंह ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और बिहार बीजेपी के नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। इसके अलावा पवन सिंह ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले ही महागठबंधन में बड़ी दरार आ गई है। बिहार में महागठबंधन में महाफूट है। आरजेडी से कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें मांग रही है, उसके एलाइज और सीटें मांग रहे हैं। आरजेडी के नेता को मुख्यमंत्री मानने को भी तैयार नहीं, उम्मीदवार भी। तो पूरी तरह से महागठबंधन में महाफूट हो गई है और उनका गठबंधन चुनाव से पहले ही तनाव में है। तनाव में वो चुनाव क्या लड़ेगा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को करूर पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने उस अस्पताल का दौरा किया जहां 27 सितंबर को हुई भगदड़ में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में अनुराग ठाकुर, रेखा शर्मा, अपराजिता सारंगी, तेजस्वी सूर्या सहित 8 सांसद शामिल हैं। एनडीए के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवारों के घर जाकर उन्हें सांत्वना दी और इस हादसे की पूरी जानकारी ली। इस मौके पर सांसद हेमा मालिनी ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। I went and saw the place where the stampede took place. It is very sad to see such a sight because one after the other, one over the other, the people have fallen and died in the ditch, and then the electricity went off suddenly, and then somebody is throwing chappal and all. I mean, I heard all these things. It is unheard, you know. It's something very different kind of a thing. So who is responsible for all these things? We want to know. So that is why we all came for this delegation. वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हादसे की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। The truth is, the common men have lost their lives. Children, women, and the sole earner of bread for the families, they have lost their lives. And who's responsible for that? There should be a free and fair probe into this. We personally feel that a sitting Supreme Court judge must look into this. There should be a free and fair probe by the sitting Supreme Court judge. And let the truth come out. What were the shortcomings at the end of the organizers? What was the fault of the officials in the state government? What led to this situation? करूर भगदड़ मामले में अदालत ने टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव मथिया झगन और कार्यकर्ता पुनराज को 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन पर पार्टी प्रमुख विजय के प्रचार के लिए झंडे और फ्लेक्स बैनर लगाने की जिम्मेदारी थी। पूरे प्रकरण में आयोजन में लापरवाही की पुष्टि हुई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई भगदड़ के सिलसिले में टीवीके के करूर वेस्ट जिला सचिव मतिया जगन और टीवीके कार्यकर्ता वनराज को गिरफ्तार किया गया था। मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए GD न्यूज़। A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest common service center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लें और इसे एक सार्थक और सामूहिक प्रयास से सफल बनाएं। सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी पर केंद्रित इस सेवा अभियान का आगाज 17 सितंबर को हुआ था और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। 2 स्वच्छता मित्र हैं, उनके साथ हम लोग वार्ता कर रहे थे कि अपने घर में कैसे सफाई करते, कैसे रखते, ऑफिस को कैसे करते, कैसा महसूस करते हैं सफाई करने पर, और सफाई होने पर मोहल्ले का, गांव का क्या स्थिति होता है। ये सारी बातें करके उनके मनोबल को हमारे प्रधानमंत्री जी सफाई मित्र को भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि ये आज हमें सफाई करके स्वच्छ रख रहे हैं। इसी के लिए आज उनका सम्मान किया। उत्तराखंड के देहरादून के पटेल नगर में अराजकता फैलाकर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल हमारे त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति, उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं और तुष्टीकरण की राजनीति पर आश्रित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ते हुए जो पचा नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही हैं, ऐसी ताकतें लगातार अशांति और दंगा करवाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। यहाँ पर इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी इस भूमि में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का प्रयास हुआ है, कानून ने अपना काम सख्ती से किया है। बेंगलुरु में खराब सड़कों और बस किराए में बढ़ोतरी पर कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बेंगलुरु की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। एक निर्दोष लड़की की मौत गड्ढों के कारण हुई है, लेकिन राज्य सरकार को आम लोगों की चिंता नहीं है। भाजपा नेता आर अशोक ने बस किराए में वृद्धि पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, कर्नाटक सरकार हिंदू त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उनके खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार आम लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। Government have to encourage Dasara festival, some reduction, some benefit have to give the public. That is the government. This government is discriminating the Hindu
festivals. They are targeting the Hindu festivals. They are raised the price hike of bus. This is not good for festival, especially Dasara is the Nada Habba. This Nada Habba, they are raising the hike. This is they are 100% against the people of Karnataka. बरेली में हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। मंगलवार को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी रिश्तेदार मोहसिन रजा के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। मोहसिन ने नगर निगम की जमीन पर अवैध ई रिक्शा चार्जिंग बना रखा था, जिसे बरेली विकास प्राधिकरण ने ढहा दिया। पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि जब पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहसिन रजा ने बदसलूकी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में मोहसिन और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि नाले की जमीन पर कब्जा करके ये चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब थल सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर प्रहार करते हैं तो विजय सुनिश्चित हो जाती है। इसी तालमेल को और मजबूत करने के लिए दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों सेनाओं के बीच सिनर्जी पर चर्चा हुई। इस मौके पर डीडी न्यूज़ ने सेवानिवृत्त एयर मार्शल जीएस बेदी से खास बातचीत की। एयर मार्शल बेदी ने कहा कि जॉइंट इंस्पेक्शन का मकसद सिर्फ कमियां निकालना नहीं बल्कि सेनाओं की क्षमता का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में साइबर जैसे आधुनिक खतरों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक एकीकृत सोच के साथ काम करना होगा। उनका मानना है कि जब तक तीनों सेनाओं के नेटवर्क एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी एक कमजोर कड़ी पूरे सिस्टम को खतरे में डाल सकती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने बताया कि किस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जब मिलकर प्रहार करते हैं तो विजय कितनी आसान हो जाती है। मेरे साथ है एयर मार्शल जीएस बेदी जो एयरफोर्स रिटायर्ड है और हम यहाँ पर है कॉन्क्लेव में जो बात करी है तीनों सेनाओं के सिनर्जी की। सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है और कितना आसान है? जो सेमिनार में खड़े हैं, जिस कॉन्क्लेव में खड़े हैं, उसका शीर्षक है जॉइंट इंस्पेक्शन। तो ये क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशंस तो हमेशा हम बात कर रहे थे और जो इंस्पेक्शंस हैं हमारे सर्विसेज की वो टिपिकली इंस्पेक्शंस नहीं है कि जो फॉल्ट फाइंडिंग पे फोकस करती हैं। वो एक एक्सरसाइज है जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे फोकस करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कोई डाउट नहीं है, तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार थी और जिस सेना का ज्यादा रोल महत्व समझा गया उस सेना को यूज किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेनाएं का कुछ रोल नहीं था, पर दैट इज व्हाट यू नो। मार्शल बेदी, जब हम बात करते हैं एक प्लेटफॉर्म की, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म की जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने भी कहा, तो वो किस तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है? ये तो उनका मतलब है कि ऐसे स्ट्रक्चर इवॉल्व किए जाएं, ऐसी संस्थाएं इवॉल्व की जाएं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस हों जो कि जहां पे तीनों सर्विसेज जो हैं जब बैठें तो एक ही तरह का सोचें, ना कि हम अलग अलग सोच के उनको ज्वाइंट कर रहे हैं। मार्शल बेदी, का आखिरी सवाल, जब हम बात करते हैं साइबर थ्रेट की तो ऐसे में तीनों सेनाओं का जो अपनी टेक्नोलॉजी है, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स है, वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं? वो साइबर थ्रेट बहुत बड़ी थ्रेट है और हर एक सर्विस जो है आजकल नेटवर्क सेंट्रिक है। तो नेटवर्क ऑपरेशंस जो हैं उनको हमेशा ही साइबर थ्रेट रहती है। और अगर हम कल को जॉइंट ऑपरेशंस की बात करते हैं और अगर आर्मी के रेडार्स को एयरफोर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है या एयरफोर्स के रेडार को आर्मी को इन्फॉर्मेशन देनी है या नेवी को बीच में अब लाते हैं, तो अगर लेट से एक सिस्टम अगर साइबर प्रूफ नहीं है तो वो दूसरे सिस्टम को भी वल्नरेबल बना सकता है। तो इसलिए जरूरत है कि तीनों सर्विसेज के जो नेटवर्क हैं वो एकदम एक दूसरे से मिलके काम करें। थैंक यू। तो ये थे एयर मार्शल बेदी जिनका ये कहना है कि तीनों सेनाओं को मिलकर हर तरह की चुनौती का सामना करना है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और तेजी से बदल रहे हैं खतरे। कैमरामैन ललित के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत पूरे देश में अब तक 9 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए हैं। ये अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन शिविरों में अब तक 3.6 करोड़ से अधिक लोगों की उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और अन्य गैर संक्रामक बीमारियों की जांच की जा चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2 अक्टूबर तक इन शिविरों में आने वाली महिलाओं का आंकड़ा 4 करोड़ से ऊपर पहुंच सकता है। इसी कड़ी में दिल्ली के कड़कड़डूमा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मेगा हेल्थ क्लब का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची।
कटकड़ुमा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ये SNSP स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का कैंप लगाया हुआ है। इस अभियान के तहत सभी महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई है। हर आयु वर्ग की महिला के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य संबंधित जांच व इलाज का प्रबंध है। जो SNSP का कैंप है जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को लेकर ही ये चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे सारे टाइप्स की स्पेशलिस्ट को स्पेशली बुलाया गया है और इसमें ओवरऑल प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटेटिव की सारी फैसिलिटीज़ हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है, काफ़ी पेशेंट आए हैं और आम जनता को बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। जितनी महिलाएं हैं जो परिवार संभालती हैं, वो परिवार के साथ में समाज की एक बैकबोन है, उनको जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो सारी मिली हैं जो मिल सकती हैं डिस्पेंसरी लेवल पे। 22 सितंबर से केंद्र सरकार ने GST की नई दरों की घोषणा की है। नई दरों के लागू होने के साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों और शंकाओं को दूर करने के लिए उपभोक्ता मंत्रालय ने एक व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर जारी किया है। उपभोक्ता मंत्रालय शिकायतों को CBIC विभाग को भेज देता है, उसके बाद शिकायतों का निवारण होता है। देखते हैं धीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। GST में रिफॉर्म्स की शुरुआत के लिए उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से आम जनता के शिकायत को सुनने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की गई है और आप देख सकते हैं कि ये जो हेल्पलाइन नंबर है 1915 और ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जो कि 17 भाषाओं में है। और इसके अलावा एक नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है कि जिसपे कि आप अपने शिकायत या आपको लगता है कि किसी प्रकार की विसंगतियां हैं तो उस विसंगतियों को दूर करने के लिए ये नंबर आपको दिया गया है। अभी हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 58 में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कि ये जो बच्चे हैं वो आपकी शिकायत को दूर करने के लिए और आपको जो भी लगता है कि जहाँ भी दिक्कतें हैं, आपकी जो समस्याएं हैं GST से संबंधित, उस समस्याओं को यहाँ से सीधा फॉरवर्ड किया जाता है ताकि आपको उन समस्याओं का जो समाधान है वो समाधान मिल सके। इस वक्त जो हम सेक्टर 58 में जिस कॉल सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ के जो प्रोजेक्ट जो मैनेजर हैं मनीष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आम लोगों का जो कॉल है ये आप कैसे लेते हैं और किस तरीके से इसको फॉरवर्ड किया जाता है और कैसे इसका निवारण होता है? देखिए, GST के रिगार्डिंग जो 22 सितंबर से इम्प्लीमेंट हुए नए GST के रूल्स लागू हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग कंज्यूमर हमें बाय टोल फ्री नंबर 1915 व्हाट्सएप NCH ऐप के थ्रू ग्रीवेंस को रजिस्टर करा सकता है अपने को। हमारे पास डेली 400 से 500 कंज्यूमर की शिकायतें, ग्रीवेंसेस हैं, क्वेरी हैं, वो यहाँ पर आती हैं और हम उनके निवारण के लिए अगर कोई कंज्यूमर का कंसर्न है, क्वेरी है, तो क्वेरी के रिगार्डिंग हम जो CBIC डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट पे FAQs हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको रिस्पॉन्स करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जहां अगर कंज्यूमर की कोई ग्रीवेंसेस है, जहां पर कंज्यूमर कहता है कि नए GST के दर हैं कोई इम्प्लीमेंट शॉपकीपर के द्वारा या कंपनी के द्वारा नहीं किए गए हैं, तो वो सारी शिकायतें हम CBIC डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि हमारा जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का जो इनग्राम पोर्टल है उसमें हमने एक कैटेगरी ऐड की है सेक्टर्स के नाम से, GST सेक्टर के नाम से। उसमें हमने CBIC डिपार्टमेंट के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी डिटेल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और मैप्ड हैं, तो हम रियल टाइम बेसिस पे उनको फॉरवर्ड करते हैं ग्रीवेंस। जो पैकिंग फूड मटेरियल्स हैं जो पैक होके आती है तो उसमें कुछ विसंगतियां नज़र आ रही है या लोगों की शिकायत उस क्षेत्र में ज़्यादा आ रही है, तो क्या कहना है इसके बारे में और कैसे इसका समाधान हो? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम सारी ग्रीवेंसेस जो हैं GST से रिलेटेड हैं वो CBIC डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं। फर्दर वो उस पर उसके अकॉर्डिंगली जो न्यू गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेंगे कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस पे। कैमरामैन विमलेश कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, नोएडा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि भारत सरकार ने गायक जुबिन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से जुड़े मामले में असम पुलिस द्वारा दर्ज FIR के लिए सिंगापुर से कानूनी मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि गृह मंत्रालय की IS2 डिवीजन लीगल सेल ने 30 सितंबर 2025 को हाई कमीशन ऑफ
इंडिया सिंगापुर को एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस अनुरोध भेजा। ये अनुरोध असम पुलिस में दर्ज FIR 18/2025 से जुड़े मामले की जांच में सहयोग के लिए किया गया है। पत्र में कहा गया है कि मूल MLA अनुरोध सिंगापुर के अटॉर्नी जनरल केंद्रीय प्राधिकरण को भेजा जाए और इसमें अनुरोध का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से शामिल हो। सिंगापुर की ओर से प्रतिक्रिया या निष्पादन रिपोर्ट मिलने पर इसे भारतीय मंत्रालय को भेजा जाएगा, जो आगे जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएगा। ये पत्र गृह विभाग, असम पुलिस, CID और CBI के संबंधित अधिकारियों को जानकारी के लिए भी भेजा गया है। पत्र पर गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी परवीन सिंह के हस्ताक्षर हैं। CBI नेता डी राजा के नक्सल विरोधी अभियान को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डी राजा के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि UPA ने कभी नक्सलियों को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था और आज जब हम नक्सल मुक्त भारत के करीब पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस और वामपंथी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अब CPI नेता डी राजा मांग कर रहे हैं कि सरकार माओवादियों के प्रस्तावों को स्वीकार करे। ये हास्यास्पद है। सरकार ने साफ कर दिया है कि हथियार डाल दो या कानून का सामना करो। गरीबों और आदिवासियों की हत्या करने वालों और आतंक फैलाने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत नक्सलियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। नक्सल मुक्त भारत के लिए मार्च 2026 की समय सीमा अब पत्थर की लकीर बन गई है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि डी राजा एक बात में बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो ये कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट जल्द ही विलुप्त हो सकते हैं। दरअसल सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डी राजा ने भारत सरकार के नक्सल विरोधी अभियान पर सवाल उठाए थे। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार को सेना के मुख्यालय के पास भयंकर धमाका हुआ। पूर्वी क्वेटा में स्थित फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास हुए इस विस्फोट की आवाज़ मॉडल टाउन और आसपास के संवेदनशील इलाकों में भी सुनाई दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये धमाका विस्फोटक से भरी कार से हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास की इमारतों और घरों की खिड़कियां टूट गई। इस हादसे में कई जवानों समेत 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर और स्वास्थ्य सचिव मुजीब उर रहमान ने सिविल अस्पताल क्वेटा, BMC अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी डॉक्टर, सलाहकार, फार्मासिस्ट, स्टाफ, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर हैं। बचाव सूत्रों ने पुष्टि की कि घायलों और मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल क्वेटा भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा बल इलाके में सतर्कता सुरक्षा बलों के साथ बढ़ा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक में गजा में जंग रोकने के लिए नए सीजफायर प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। इसमें 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार सैन्य अभियानों को तुरंत समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। साथ ही उन 2 दर्जन से अधिक बंधकों के शव भी लौटाने होंगे जिनके मारे जाने की आशंका है। वहीं इसके बदले में सैकड़ों गाजावासियों को रिहा किया जाएगा जो इजराइल की जेलों में बंद हैं। इजराइल और हमास के बीच सालों से चल रहे संघर्ष को विराम देने के लिए 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में संघर्ष रोकने की पहल का स्वागत किया है। भारत की फिलिस्तीन नीति लंबे समय से स्पष्ट रही है। भारत 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और हमेशा शांति और कूटनीति पर जोर देता है। भारत 1974 में PLO को फिलिस्तीन के लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देशों में से एक था। इसी तरह भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया। भारत ने इस साल 12 सितंबर 2025 न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में भी मतदान किया था। अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद भारत ने आतंकवाद की निंदा की। भारत ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताते हुए युद्ध विराम और मानवीय सहायता पर जोर दिया। भारत ने पिछले 10 वर्षों में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में आए 175 प्रस्तावों में से किसी के खिलाफ भी वोटिंग नहीं की। भारत लगातार फिलिस्तीन को विकास और मानवीय सहायता देता रहा है।
और पीएम मोदी दिल्ली के सीआर पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंत्रार्थं प्रकटं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा सीवास्खमाधत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषरि महामाये जीवितं कालिके रक्षदहस्ते शरणागत दीनात्तं परित्राणपरायणे ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकटं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा सीवास्खमाधत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषरि महामाये जीवितं कालिके रक्षदहस्ते शरणागत दीनात्तं परित्राणपरायणे ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकटं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा सीवास्खमाधत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषरि महामाये जीवितं कालिके रक्षदहस्ते शरणागत दीनात्तं परित्राणपरायणे ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकटं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा सीवास्खमाधत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषरि महामाये जीवितं कालिके रक्षदहस्ते शरणागत दीनात्तं परित्राणपरायणे ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकटं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा सीवास्खमाधत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषरि महामाये जीवितं कालिके रक्षदहस्ते शरणागत दीनात्तं परित्राणपरायणे ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकटं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा सीवास्खमाधत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषरि महामाये जीवितं कालिके रक्षदहस्ते शरणागत दीनात्तं परित्राणपरायणे ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपवस्यं मंत्रार्थं प्रकटं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा सीवास्खमाधत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते
पुष्टं करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपभयस्य मंत्रार्थं कथं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा शिवास्खमा धत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे महीषरि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे शरणागतदीनात्तं पुष्टं करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपभयस्य मंत्रार्थं कथं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा शिवास्खमा धत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे महीषरि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे शरणागतदीनात्तं परित्राणपरायणे पुष्टं करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपभयस्य मंत्रार्थं कथं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा शिवास्खमा धत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे महीषरि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे शरणागतदीनात्तं परित्राणपरायणे पुष्टं करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपभयस्य मंत्रार्थं कथं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा शिवास्खमा धत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे महीषरि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे शरणागतदीनात्तं परित्राणपरायणे पुष्टं करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपभयस्य मंत्रार्थं कथं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा शिवास्खमा धत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे महीषरि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदक्षिणे शरणागतदीनात्तं परित्राणपरायणे पुष्टं करिष्यति ईश्वरी सर्वभूतानन्तामिहोपभयस्य मंत्रार्थं कथं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विगा शिवास्खमा धत्रि सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके
पुष्टं करिष्यामि मंत्रार्थं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विका शिवा स्खमाधत्ते सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदस्ते महीषि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदस्ते सर्वेणात्तं परित्राणपरायण मंत्रार्थं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विका शिवा स्खमाधत्ते सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदस्ते महीषि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदस्ते सर्वेणात्तं परित्राणपरायण मंत्रार्थं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विका शिवा स्खमाधत्ते सीमाद्दक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदस्ते महीषि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदस्ते सर्वेणात्तं परित्राणपरायण
पुष्टं करिष्यामि मंत्रार्थं कथं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विकाशीवास्खमाधत्ते सीमादक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषहि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते सर्वेणात्तं परित्राणपरायण मंत्रार्थं कथं सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्विकाशीवास्खमाधत्ते सीमादक्षिणकालिका वै नमो नमस्ते कालिके देवी नमस्ते भक्तवत्सले देहि मे चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते महीषहि महामाये चिरजीवितं कालिके रक्षदहस्ते सर्वेणात्तं परित्राणपरायण आप देख रहे थे ये दृश्य दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गा पूजा पंडाल में पूरे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।